नमस्कार। एस जी के जी स्टडीज़ और एस जी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हम न्यायालय में प्रयोग होने वाले शब्द और उनके अर्थ का पार्ट 1 देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। जब कोई चैप्टर बड़ा हो जाता है तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पाठकों की सुविधा के लिए तोड़ा जाता है। तो ये पार्ट 2 उसी का एक नेक्स्ट डिवीजन है ये। सो न्यायालय को उर्दू में अदालत कहते हैं, रिकॉर्ड्स को उर्दू में दस्तावेज कहते हैं। सो न्यायालयीय भाषा में बहुत लंबे समय से उर्दू फारसी के शब्दों का अधिकार रहा है, दबदबा रहा है। तो उर्दू शब्द, फारसी के शब्द वैसे तो अब डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे, पुराने लॉयर थे, पुराने जो रिकॉर्ड बनाने वाले होते थे, वे अगर आज भी हैं तो बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें कर देते हैं जो जाने अनजाने में हमसे तो समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस शब्द का अर्थ हम नहीं जानते और इसलिए हमें वकील साहब के चक्कर कट्टा लगाने पड़ते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सारे शब्दों का यहाँ पर हम एक से एक करके उसका डिस्कशन करें, सो दैट हमें कम से कम इन शब्दों के अर्थ जानने के लिए तो न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़े। सो इसमें सबसे पहला शब्द है मज़कूर। अगर रिकॉर्ड में कहीं मज़कूर लिखा हुआ है, मज़कूर का मतलब एफोरसेड, पूर्वोक्त, संबंधित, उल्लेखित, जो पहले चर्चा किया जा चुका है, उसी को रेफर करने के लिए मज़कूर शब्द का प्रयोग किया जाता था। राहिन। सो राहिन क्या है, गिरवी देने वाला, मोर्गेजर। क्या होता है, मोर्गेज होता है, गिरवी रखा जाता है। तो गिरवी में मोर्गेजर होते हैं और मोर्गेजी होती है। गिरवी देने वाले होते हैं और गिरवी लेने वाले होते हैं। सो राहिन का अर्थ होता है गिरवी देने वाले। मूर्तिहीन, मूर्तिहीन का अर्थ होता है गिरवी लेने वाले। सो ये मोर्गेजी है। ठीक है साहब, ये गिरवी लेने वाले हैं। किसी ने अपनी ज़मीन मोर्गेज किया, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी में रखा, तो जिन्होंने अपनी भूमि गिरवी में रखा उनको मोर्गेजर कहते हैं, और जिन्होंने वो भूमि अपने गिरवी में ले ली और उसके बदले में पैसे वगैरह दिए उनको मोर्गेजी कहते हैं। सो गिरवी देने वाले को राहिन और गिरवी लेने वाले को मूर्तिहीन। बाया। सो बैनामा तो आपने सुना ही है, इससे पहले वाले बहुत से लेसन में हमने बैनामा शब्द का प्रयोग किया है। बैनामा का मतलब होता है सेल डीड होता है, बेचने का, भूमि बेचने का जो सिलसिला है उसको बैनामा कहते हैं, प्रोसेस को बैनामा कहते हैं। और जो बैनामा लिखते हैं, जो भूमि को बेचते हैं, उनको बाया कहते हैं। एक सेलर होते हैं और एक बायर होते हैं। एक भूमि बेचने वाले होते हैं और एक भूमि खरीदने वाले होते हैं। तो जो भूमि बेचने वाले हैं, जो लैंड सेलर हैं, उनको बाया कहते हैं। मुस्तरी, भूमि खरीदने वाले, ये लैंड सेलर हैं बाया, और लैंड बायर है मुस्तरी। सो सेल डीड में दो पार्ट होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, एक सेल करने वाली और एक बाय करने वाली। सेल करने वाली पार्टी को बाया कहते हैं, बाय करने वाली पार्टी को मुस्तरी कहते हैं। मोह बैला। सो आपको पता ही है कि जो हस्तांतरण के, जो भूमि हस्तांतरण के तरीके हैं, उनमें से एक तरीका डोनेशन भी होता है, दान करना भी होता है, गिफ्ट करना भी होता है, उपहार देना भी होता है। तो जब उपहार एक देने वाले होंगे, एक उपहार लेने वाले होंगे। उपहार लेने वाले को इंग्लिश में डोनी कहते हैं और उर्दू फारसी में उसे मोह बैला लिखा जाता था। सो अगर रिकॉर्ड में कहीं पर मोह बैला लिखा है, इसका मतलब कि ये उपहार लेने वाले हैं, ये डोनर नहीं है, ये डोनी है। डोनर को क्या बोलेंगे, वाहिब। जो उपहार देने वाले होंगे उनको डोनर कहा जाता है और डोनर को वाहिब, और उपहार लेने वाले को मोह बैला। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी आपको लग सकता है,
ये डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए तो हमें न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। सो इसलिए थोड़े थोड़े से इससे परिचित रहिए। जब कभी भी आपको अपने रिकॉर्ड्स में ऐसे शब्द सामने आते हैं, एक बार ये वीडियो फिर से रेफर कर लीजिए। उम्मीद है कि उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम उस अर्थ के लिए तो न्यायालय के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। न्यायालय हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में उसे कोर्ट कहते हैं और उर्दू में उसे अदालत कहते हैं। आपने हिंदी मूवी जितनी भी देखी होगी, अमिताभ बच्चन की अदालत मूवी है, और भी उस मूवी में हर बार अदालत, अदालती कार्रवाई, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहले के लोग धड़ल्ले से इन शब्दों का प्रयोग करते थे, आज के लोग समझ चुके हैं, और आज के लोग न्याय का जो घर है न्यायालय, उसको न्यायालय शब्द प्रयुक्त होता है और उसको इंग्लिश में कोर्ट शब्द का यूज करते हैं। उसके बाद से कोर्ट में वकील साहब के पास, पुलिस स्टेशन में डायरी मेंटेन की जाती है। उस डायरी का बड़ा ही महत्व है। कम से कम पुलिस डायरी का तो बेल देते समय बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। पुलिस डायरी कॉल की जाती है, उसके बाद से बेल पर डिसीजन लिया जाता है। सो यहाँ पर डायरी का अर्थ होता है कार्यपंजी, दिन पत्रिका, और इसको उर्दू फारसी में बोलते थे रोज नामचा। रोज तो आपको पता है, रोज मतलब प्रतिदिन, और नामचा मीन्स पत्रिका। सो ये दैनंदिनी है, कार्यपंजी है, दिन पत्रिका है, इसको डायरी कहते हैं। देहाती नालसी, किसी भी थाने में जीरो पर प्रथम सूचना पत्र को देहाती नालसी कहते हैं। सो एक जीरो FIR भी होता है। जस्ट इंफॉर्मेशन मिल गया और उसके बेसिस पे पुलिस अपना एक्शन में आ गई, उसको जीरो FIR कहते हैं। बाद में उसको कंप्लीट किया जाता है। सो जीरो FIR को उर्दू फारसी में देहाती नालसी लिखा जाता था। और मुकदमा शब्द तो जहाँ जहाँ अदालत शब्द आता है वहाँ वहाँ उर्दू फारसी में मुकदमा आता है। हिंदी में इसको अभियोग कहते हैं, इंग्लिश में केस होता है, लिटिगेशन होता है। सो ये केस और लिटिगेशन शब्द है जिनको हिंदी में अभियोग कहते हैं और इंग्लिश में मुकदमा कहते हैं। गवाह होते हैं, गवाह को हिंदी में साक्षी कहते हैं और इंग्लिश में विटनेस कहते हैं। विटनेस पर ही पूरा ट्रायल सिस्टम डिपेंड होता है। सो विटनेस को हिंदी में साक्षी कहते हैं और उर्दू फारसी में इसे गवाह कहा जाता था। और ये जो कोर्ट है, ये केस है, ये विटनेस है, ये FIR है, ये सब किसके लिए होता है? क्राइम के चलते होता है। अगर क्राइम ना हो तो शायद केस ही ना हो, शायद विटनेस की जरूरत ना पड़े। सो क्राइम को हिंदी में अपराध कहते हैं, उर्दू में गुनाह कहते हैं। एक और शब्द हमें मिला था जुराइम, जुराइम भी कहते हैं, नहीं तो गुनाह कहते हैं। उसको हिंदी में अपराध, इंग्लिश में क्राइम कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है, जब बेल वगैरह लिया जाता है तो बेल में बेल बॉन्ड फाइल किया जाता है। बेल जब लेते हैं तो उसमें कोर्ट बोलती है कि इतने का आपको बेल बॉन्ड फाइल करना है। सो बेल बॉन्ड फाइल किया जाता है। तो बॉन्ड का मतलब होता है बंध पत्र, इसको उर्दू फारसी में मुचलका कहते हैं, मुचलका। सो अगर कहीं मुचलका लिखा हो इसका मतलब कि बॉन्ड होता है। जमानत तो सबको पता है, इंग्लिश में बेल होता है, हिंदी में प्रतिभूति होता है और उर्दू में जमानत होता है। हिंदी में बेल भी आजकल प्रचलित हो चुका है। उसके बाद से इश्तिहार, इश्तिहार शब्द कई बार एडवर्टीजमेंट के लिए भी होता है। जब कोई एडवर्टीजमेंट होगा, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे, तो पोस्टर लगाने जाने को इश्तिहार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम अदालती शब्द, चूंकि न्यायालयीय दस्तावेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इश्तिहार का मतलब होता है उद्घोषणा, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब उद्घोषणा, उद्घोषणा को यहाँ पर इश्तिहार कहा जाता है। तहरीर, कितना डिफिकल्ट वर्ड है, और इसका अर्थ है लेटर, पत्र। जी हाँ,
जो पत्र होता है, लेटर होता है, उसको तहरीर कहते हैं उर्दू फारसी में। हिरासत, हिरासत मतलब कस्टडी होता है, संरक्षण होता है, कैद होता है। सो जब कोई जेल में हो, कैद में हो, कस्टडी में हो, पुलिस के संरक्षण में हो, तो उन्हें हिरासत कहा जाता है। फरियादी, सो जब कोई कंप्लेन फाइल करते हैं तो उनको कंप्लेनेंट कहते हैं। जब कोई शिकायत, जब कोई प्रार्थना पत्र फाइल किया जाता है तो उसको कंप्लेनेंट कहते हैं। कंप्लेनेंट को हिंदी में प्रार्थी कहते हैं और उर्दू फारसी में इसे फरियादी लिखा जाता था। सो अगर कहीं फरियादी लिखा गया है, इसका मतलब कि वो प्रार्थी हैं, कंप्लेनेंट हैं। कीता, लोग बोलते थे गांव में, इतना कीता, 2 कीता, 3 कीता इनका केस चल रहा है। सो कीता का मतलब संख्या, नंबर। कीता का मतलब संख्या, कितनी संख्या में, कितने नंबर में। मतलब जो आईपीसी की जो धाराएं हैं, आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, जब कोई क्राइम होता है तो आईपीसी के 2-3 सेक्शन ऑटोमेटिकली हिट हो जाते हैं। तो वो जो जितने सेक्शन हिट होते हैं आईपीसी के, उन सबको उतना कीता, उतना संख्या इसको गिना जाता था। तो कीता मतलब संख्या, नंबर। इजरा, इजरा मीन्स क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। सो क्या होता है, कोर्ट में कोई लिटिगेशन है, लिटिगेशन होने के बाद से ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद से डिसीजन आता है, जजमेंट आता है। जजमेंट के बाद जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को, जजमेंट का पालन भी तो करना है। उस जजमेंट के पालन करने का जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। अगर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि इनको 5 साल के लिए जेल के भीतर डाल दिया जाए, तो उनको जब कारागार में डाल दिया गया, ये एग्जीक्यूशन कहा जाएगा। जब तक वो बाहर हैं, एग्जीक्यूशन पेंडिंग हो गया। अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये जो भूमि का टुकड़ा है जिस पर केस चल रहा था, ये इनका, ये ए का नहीं है, ये बी का है, इसको बी को दे दिया जाए, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन उसका पोसेशन बी को दे देगी, तब वो जाकर के एग्जीक्यूशन पूरा होता है। सो एग्जीक्यूशन जो है, जहाँ पर जुडिशियल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और जहाँ से अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी शुरू होती है, उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, क्रियान्वयन कहते हैं। जो जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर का पालन करने वाला जो कार्य होता है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। उर्दू में इसे इजरा कहते थे। क्रॉस एग्जामिनेशन, जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर ज़रूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। तो जब अपने वकील साहब अपने पार्टी से सवाल करते हैं तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। और जब वकील साहब दूसरी पार्टी के गवाह से कुछ पूछताछ करते हैं, उनकी बातों को काटने, तोड़ने मड़ोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनकी बातों में उनकी सच्चाई ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो जब हम अपनी पार्टी से हम कुछ कोर्ट के सामने कुछ सवाल पूछेंगे अपनी बातों को प्रूव करने के लिए, तो उसको एग्जामिनेशन कहेंगे या एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। लेकिन जब मेरी पार्टी से ही, मेरे विटनेस से अपोजिट पार्टी के, ओपोनेंट के वकील साहब कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन को हिंदी में प्रति परीक्षण कहते हैं और उर्दू में जीरह कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है, कोर्ट केसेस लंबे समय तक चलती रहती है, तो बीच बीच में उसको स्थगित करनी पड़ती है। तो स्थगित को इंग्लिश में एडजर्न्ड कहते हैं और उर्दू में मुलतवी कहते हैं, मुलतवी। अब ये एक्यूज्ड हैं, मतलब इन पर कुछ आरोप लगा हुआ है, झूठ आरोप है कि सच आरोप है, ये बात की बात है। अभी ये आरोपित हैं, इन पर आरोप लग गया है, एक्यूज्ड है, ये आरोप लग गया है, तो जिस पर आरोप लगता है उसको आरोपी कहते हैं और उर्दू फारसी में उसको मुलजिम कहते हैं। मुलजिम, मुजरिम नहीं, मुलजिम। मुजरिम क्या होता है, अपराधी है, क्रिमिनल है। जब ये आरोपी, जब ये एक्यूज्ड प्रूव हो गया,
जो आरोपी है, जो आरोप लगा था कि ये बदमाशी किए हैं, ये चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, किसी को झगड़ा किए हैं, तो जब ये आरोप साबित हो जाएगा तो अब ये आरोपी नहीं रहे। जब जजमेंट हो गया और जजमेंट में उनको पनिश कर दिया गया तो आरोपी जो है अपराधी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्रिमिनल बन गया, अब ये मुलजिम नहीं रहा, अब ये मुजरिम रहा। सो मुजरिम का मतलब कि जिनका आरोप साबित हो चुका है और जिनका आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, अभी ट्रायल प्रोसेस में है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, इंक्वायरी प्रोसेस में है, उनको मुलजिम कहते हैं। और जिनका साबित हो गया किसी भी केस में, छोटा बड़ा किसी भी केस में साबित हो गया, मुजरिम कहते हैं, अपराधी कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। मुलाजिम, सो क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस हैं, तो एम्प्लॉयर जो कुछ भी एम्प्लॉय को अपने साथ रखते हैं, कर्मचारी को अपने साथ रखते हैं, सो उस एम्प्लॉय को हिंदी में कर्मचारी कहते हैं और उर्दू में उसे मुलाजिम कहते हैं। मुलाजिम मतलब किसी के अंदर काम करने वाले, किसी के अंदर, किसी के डायरेक्शन के अंदर काम करने वाले को मुलाजिम कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं। कोर्ट में जब डेट आता है तो राइट कोर्ट में राइट टाइम पे प्रेजेंट होना पड़ता है। तो प्रेजेंट जो होंगे उसको हिंदी में उपस्थित कहते हैं और उर्दू में हाजिर कहते हैं। हाजिरी रजिस्टर अभी भी कई जगह यूज होता है। सो इसको उपस्थिति पंजीकरण होता है, उपस्थिति रजिस्टर होता है। सो उपस्थित प्रेजेंट को इंग्लिश में जो प्रेजेंट है उसको हिंदी में उपस्थित कहते हैं और उर्दू में हाजिर कहते हैं। मुंसिफ, सो क्या होता है, दो तरह के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। तो जिसमें जितने आईपीसी में जो प्रोविजंस है, इंडियन पेनल कोड में जो प्रोविजन है, जिसके करने से ऑफेंस हो जाता है, चाहे उसके अलावा भी बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिनको करने से ऑफेंस हो जाता है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसके लिए अलग से एक्ट लेकर के आती है। तो जितने ऑफेंस है वो तो क्राइम हो गए, चले गए, वो क्रिमिनल में हो गए। और जो ऑफेंस अदर देन ऑफेंस है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी के कुछ केस हो गए, कुछ लैंड के हो गए, डिस्प्यूट हो गए, तो ये सब इनको दीवानी कहते हैं, इनको सिविल केस कहते हैं। सिविल केस मतलब दीवानी होती है, दीवानी मतलब मुंसिफ कोर्ट कहते हैं। और जो क्रिमिनल केसेस होती हैं उनको आपराधिक कहते हैं हिंदी में, उनको उर्दू में फौजदारी कहते हैं। सो उर्दू में जो फौजदारी है उसको हिंदी में आपराधिक कहते हैं, इंग्लिश में क्रिमिनल कहते हैं। उसके बाद से जनरल इंफॉर्मेशन होता है ना। कोर्ट में अगर कोर्ट मैरिज करने जाएंगे तो कुछ नोटिस पीरियड होता है, उस नोटिस पीरियड में एक नोटिस जो होता है सामने बोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, खुली सूचना। उसको उर्दू फारसी में जाहिर कहते हैं। मतलब ये खुली सूचना है कि सो इस डेट पे विवाह करने जा रहे हैं। अगर इसके बारे में कुछ आपको आपत्तिजनक जानकारी प्राप्त है तो कोर्ट के सामने आए। तो इसको बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। इसको उर्दू में जाहिर बोलते थे, हिंदी में खुली सूचना बोलते हैं। उसके बाद से सबब होता है और सबब का अर्थ होता है कारण, रीज़न। उर्दू में जो सबब है उसका अर्थ होता है कारण, रीज़न। दरख्वास्त, उर्दू में दरख्वास्त होता है। सो दरख्वास्त को हिंदी में आवेदन, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन होता है इंग्लिश में, जिसका अर्थ हिंदी में आवेदन होता है, और उर्दू में इसको दरख्वास्त कहते हैं। सो अगर कहीं डॉक्यूमेंट में, कहीं कोर्ट में, कहीं अदालत में, कहीं न्यायालय में दरख्वास्त शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ होता है एप्लीकेशन, उसका अर्थ होता है आवेदन। और ये देखिए, ये गवाह भी उर्दू है, इसका हिंदी जो होता है साक्ष्य होता है, इंग्लिश विटनेस होता है। और इस गवाह का एक और उर्दू शब्द आ गया मौतवीरान। मौतवीरान मतलब गवाह, साक्ष्य, विटनेस।
तो इस तरीके से हमने न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले कुछ उर्दू शब्दों के बारे में चर्चा की, जिनका अर्थ जानने के लिए कई बार हमें न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारा प्रयास है कि इन छोटे छोटे शब्दों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए, जिससे कम से कम हम अपनी बातों को तो समझ ही सकें, छोटी छोटी बातों को तो समझ ही सकें। बाकी कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो उसके लिए तो हमें किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज तो हमारे पास होनी ही चाहिए। उम्मीद है आपको इन शब्दों से अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। इन शब्दों का उपयोग अगर अपने लिए नहीं करते हैं तो किसी और की सहायता के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, इस SGKG स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा जो दूसरा चैनल है वो SGKG 2.22 है, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में शेयर करें। ये SGKG स्टडीज है, इस पर लगभग 219 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप आकर के इस पर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। ये SGKG 2.22 है और इस पर मोर देन 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इस पर भी आकर के अपनी सुविधा के अनुसार अपना ज्ञान वर्धन करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।